औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अर्शद एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स डिस्कस कर रहे थे BIF101 की। आज जो लेक्चर है 108, इसमें भी हम स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स जो है इसका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये एक ब्रॉड सा एक स्कोप है इसका स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स का, जिसमें हम इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टूल्स जो तकनीक्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, और किस तरह इनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाई आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, हाई आउटपुट डिटर्मिनेशन लेते हैं। 3D स्ट्रक्चर क्या होती है? 3D स्ट्रक्चर में जो होती है ओवरऑल फोल्डेड फॉर्म ऑफ जो प्रोटीन की होती है वो नज़र आती है। उसमें कौन सा बांड किस जगह पर मौजूद है वो पता चलता है, कितने बांड मौजूद हैं, इसकी ओवरऑल जो है मेरे पास से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये आगे मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। 3D जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होती है जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। बिल्कुल थ्रेड होते हैं, और हर थ्रेड जो होता है यहाँ पर वो फोल्डेड फॉर्म में, जितनी ज़्यादा प्रोटीन फोल्ड होगी उतनी ज़्यादा वो कम्पैक्ट होगी और उसको वो स्टेबल होगी, ठीक है। और जब प्रोटीन फोल्ड होती है वो अपने अंदर से एनर्जी निकालती है। जितनी ज़्यादा वो एनर्जी निकालेगी तो उसके पास बाकी लेस एनर्जी रह जाएगी निकालने की वजह से। तो जब वो ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगी, तो कम एनर्जी रखने की वजह से वो प्रोटीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो अभी हम जो है ये नेक्स्ट मैं आपको कुछ यहाँ पर टर्म्स के नाम लिखेंगे वो बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले है कि हम लोग प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस तरह प्रोडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? जिसमें हम प्रोटीन अगर क्रिस्टल की शक्ल में है, ठीक है, प्रोटीन अगर हमारे पास या कोई सीक्वेंस है वो हमारे पास क्रिस्टल की शक्ल में है, तो हम एक्सरेज वेव्स के ज़रिए उसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। दूसरी है हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है प्रोटीन का के हवाले से, जिसकी स्ट्रक्चर हमने मालूम करनी होती है। उस न्यूक्लियस को हम एक मैग्नेटिक लोअर या वीक मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है लेके जाते हैं, आउटपुट करते हैं। तो जो हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसकी न्यूक्लियस की या प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है अपनी पावर के ज़रिए। तो इससे भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट होती है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को NMR से ज़ाहिर करते हैं, या अपने एब्रीविएशन MCQS के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें है कंपैरेटिव मॉडलिंग फर्स्ट है, दूसरी है थ्रेडिंग जिसे हम फोल्ड रिकॉग्निशन भी कहते हैं, थर्ड वन है हमारे पास एब इनिशियो। अब अपने याद रखना है कंपैरेटिव मॉडलिंग को हम कहते हैं होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी मॉडलिंग भी बोलते हैं। होमोलॉजी मॉडलिंग जो है, मैंने मॉडलिंग ये लास्ट वीडियो में बताई थी कि हम कंपैरेटिव मॉडलिंग में हम दो प्रोटीन्स लेते हैं, उन दोनों प्रोटीन्स के हमारे पास सीक्वेंस पता होते हैं। यानी इस प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड का या पॉलीपेप्टाइड का, और इस प्रोटीन का क्या है ये सीक्वेंस पता होगा। लेकिन एक प्रोटीन का सीक्वेंस के साथ उसकी स्ट्रक्चर भी पता होगी हमारे पास, ठीक है, किसी डेटाबेस में स्टोर होगी, जैसे PDM है, ठीक है, प्रोटीन डेटाबेसेस जो ऑनलाइन टूल्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर उनका सीक्वेंस भी हमारे पास होगा, स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट होगी। लेकिन एक प्रोटीन है जिसके हमें सीक्वेंस तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम PDM में यानी प्रोटीन डेटा बेस में PDB में जाएंगे टूल्स में, वहाँ पर जो कोई प्रोटीन्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जिनकी स्ट्रक्चर भी मालूम है और उनकी हमारे पास सीक्वेंस भी मालूम है, उनसे हम अपनी इस प्रोटीन का कंपैरिजन करेंगे। इसके सीक्वेंस को किसी दूसरी प्रोटीन से प्रोटीन स्ट्रक्चर से जब कंपेयर करेंगे तो जो अननोन प्रोटीन होगी उसकी स्ट्रक्चर भी हमें कंपेयर करने से पता चल जाएगी कि इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस प्रोटीन से मिल रही है। तो इस तरह हम अननोन जो प्रोटीन होगी उसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेंगे। इसे बोलते हैं कंपैरेटिव मॉडलिंग। फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक प्रोटीन हमारे पास मौजूद है जिसकी स्ट्रक्चर भी हमें पता है, सीक्वेंस भी पता है, ठीक है, दूसरी प्रोटीन है उसका सीक्वेंस पता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता, तो इस प्रोटीन को इस प्रोटीन के सीक्वेंस से और स्ट्रक्चर से कंपेयर करके हम इस अननोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कंपैरेटिव मॉडलिंग या होमोलॉजी मॉडलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेडिंग। अच्छा, जब कंपैरेटिव मॉडलिंग काम ना करें, ठीक है, हमारे पास एक PDB जो प्रोटीन डेटाबेस है जहाँ पर सारे प्रोटीन्स का डेटा मौजूद है, जो प्रोटीन हमारे जिसका सीक्वेंस पता चलता है और जिसकी स्ट्रक्चर पता चलती है, हम PDB में स्टोर करते हैं PDB में। तो वहाँ पर हमें अगर
अपने काम की प्रोटीन ना मिले, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एक प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता लेकिन उसका सीक्वेंस हमें पता है, अब हम चाहते हैं उस सीक्वेंस की बेस पे उसकी स्ट्रक्चर भी पता चल जाए कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, सेकेंडरी कैसी है, टर्शियरी कैसी है। तो हम जब कंपैरेटिव मॉडलिंग फेल हो जाए, इससे हमें ना पता चले, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग थ्रेडिंग में क्या करते हैं, स्ट्रैंड मालूम करने के लिए, स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम फोल्ड लेबॉर्ट्री बनाते हैं, या कह लें कि फोल्ड लेबॉर्ट्री होती क्या है, ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। यानी किसी एक प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर और सीक्वेंस हमें मालूम है, उसके सीक्वेंस लेके उसकी स्ट्रक्चर के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी ना, स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आपको पता ही होगा कितनी फॉर्म्स होती हैं, अल्फ़ा होता है, ठीक है, बीटा होती है, और साथ में टिम होती है, टिम बैरल होती है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब को आपस में हम मिला के एक फोल्ड बना देते हैं, उसे बोलते हैं फोल्ड लेबॉर्ट्री। तो जब हमें ऑनलाइन किसी भी जगह से प्रोटीन की कोई भी प्रेडिक्शन ना हो रही हो, तो हम थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग में हम क्या करेंगे, एक फोल्ड एक बना लेंगे, ठीक है, फोल्ड लाइब्रेरी बनाएंगे। उस फोल्ड लाइब्रेरी को कैसे बनाएंगे, मुख्तलिफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जिनकी स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी मालूम है, उनको हम इकट्ठा करके फोल्ड रिकॉग्निशन बनाएंगे। फिर जो स्ट्रक्चर, जिस प्रोटीन की स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं है, उसका इस फोल्ड जो स्ट्रक्चर हमने बनाई उससे हम कंपैरिजन करेंगे, और हमें उसकी स्ट्रक्चर जिससे मिलेगी उससे हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। थर्ड वन है एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड जो है वो थर्मोडायनामिकली जो है काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिकली एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जो कि प्रोटीन्स के बांड में मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन है, इसकी स्ट्रक्चर हमें मालूम करनी है, लेकिन ये प्रोटीन अब नॉवल बन गई है, यानी बिल्कुल न्यू है, इसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी जितनी भी प्रोटीन्स हमारे पास अवेलेबल है किसी से भी कंपेयर करने से नहीं मिल रही, ना हमें कंपैरेटिव मॉडलिंग से मिल रही है, ना थ्रेडिंग से मिल रही है। तो उसके प्रोटीन के लिए हम क्या करेंगे, एब इनिशियो के जरिए उसकी स्ट्रक्चर मालूम करेंगे। एब इनिशियो थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा मुश्किल काम है इन दोनों के बनस्बत। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसके स्ट्रैंड्स में जितने भी बॉन्ड होते हैं, हम उनकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फिर उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा तो कितनी फोल्ड होगा, और फोल्ड होकर ये कौन सी स्ट्रक्चर लेगा, तो जो स्ट्रक्चर वो लेगा उसे हम बोलेंगे एब इनिशियो मेथड। तो जब ये दोनों मेथड फेल हो जाए तब हम एब इनिशियो करते हैं। तो आई होप आपको इसका थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। ये चारों जो है यहाँ पर हमने कितनी तकनीक्स पढ़ी हैं, अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए हम कौन कौन सी तकनीक लेते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कंपैरेटिव मॉडलिंग, थ्रेडिंग, एब इनिशियो मेथड। तो ये चारों पाँचों हैं, ये करनी है। व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोटियोमिक्स में दोबारा हम देख सकते हैं कि टू स्टडी प्रोटीन इन देयर एक्टिव कन्फर्मेशन, ठीक है, स्टडी प्रोटीन। अब वो कह रहे हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्यों मालूम करना ज़रूरी है। मैंने पहले बताया कि अगर हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन कौन सी डिजीज़ काज कर रही है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रोटीन ये जो प्रोटीन जो डिजीज़ को स्पेसिफिक काज कर रही है, इस प्रोटीन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम मेडिसिन या दवाई या ड्रग जो भी इसके ख़िलाफ़ हमने यूज़ करनी है ताकि ये प्रोटीन नेक्स्ट कोई बीमारी काज ना करें। इसको रोकने के लिए फिर हमारे हेल्प मिल जाएगी कि हम इसके खिलाफ दवाई बना लेंगे। तो स्टडी प्रोटीन किससे रिलेटेड है, ड्रग इंटरेक्शन से, प्रोटीन इंजीनियरिंग से। प्रोटीन्स दैट अलाउ शोलिट आर नो सिमिलरिटी एट द प्राइमरी सीक्वेंस लेवल कैन हैव स्ट्राइकिंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, उनकी भी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है इस बात को समझाने के लिए। FTSZ जो है एक प्रोटीन का नाम है। FTZ जो प्रोटीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है जो कि सेल डिवीजन करने के लिए किस किस में मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया वगैरह में मौजूद होती है। दूसरी प्रोटीन है हमारे पास ट्यूब्यूलन। ट्यूब्यूलन प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड सेल डिवीजन। ट्यूब्यूलन जो होती है ये हमारे मसल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो FTSZ में जो प्रोटीन है इसमें अगर कोई चेंजिंग आ जाए, ये काम करना छोड़ दे, ये काम ही ना करे, तो सेल डिवीजन नॉर्मली तरीके से नहीं होगी। सेल डिवीजन जब नॉर्मली के तरीके से नहीं होगी तो बीमारी क्या होगी, जैसे ही सेल डिवीजन की या सेल साइकिल में कोई तब्दीली या चेंजिंग आती है तो वो कैंसर का बायस बनता है। तो हो सकता है FTSZ प्रोटीन में कोई ख़राबी होने की या म्यूटेशन होने की वजह से, इसकी वजह से सेल डिवीजन में कोई तब्दीली आए और इंसान को कैंसर हो जाए। तो हमने क्या करना है, कैंसर की बजाय इस प्रोटीन को ट्रीट करना है साथ साथ। दूसरा है ट्यूब्यूलन। ट्यूब्यूलन मसल्स की कंट्रैक्शन और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दौरान इंट्रासेलुलर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करती है और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करती है। अगर इसके अंदर भी इसकी वजह से कोई म्यूटेशन हो जाए तो भी हमारे मसल्स जो होंगे
उनमें कोई टेटनी या कोई इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। FTSG और ट्यूबुलेंट जो होते हैं, इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो लिमिटेड है। सीक्वेंस सिमिलरिटी है इन दोनों का, आपस में कोई सीक्वेंस सिमिलरिटी नहीं है, हालांकि दोनों सेल डिवीजन में काम होती है। और इन दोनों को हम होमोलोगस प्रोटीन के तौर पर अलग नहीं कर सकते। होमोलोगस प्रोटीन्स वो होती हैं जिनका सीक्वेंस और स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, उनको हम आपस में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये बी ट्यूबुलन है, ये अल्फ़ा ट्यूबुलन है और ये FTs है। इनकी जो स्ट्रक्चर है इतनी ज़्यादा इसमें कंपैरिजन नहीं है। और FTSG एंड ट्यूबुलन होमोलोगस, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रोटीन्स दैट हैव कंजर्व्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स कॉमन इंसेस्टर। अब वो कहते हैं कि एक प्रोटीन है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होती है हमारे पास, सेकेंडरी भी होती है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनकी दो प्रोटीन की सेम हो, इस प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर और दूसरी इस प्रोटीन की भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों की आपस में सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों प्रोटीन किसी एक कॉमन इंसेस्टर से मिलकर बनी हुई हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, आपस में होमोलॉगी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो है इसकी थोड़ी हिस्ट्री आ गई है कि ये क्या होती हैं। करंट स्टेट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स जो अभी हमारे पास है वो कितनी है, यानी प्रोटीन्स की हम कितनी ज़्यादा प्रोटीन्स जो है वो अभी तक स्ट्रक्चर उनकी दरियाफ्त हो चुकी है। एज ए फेब ऑफ 2002 में 2002 फरवरी 2002 तक जो है हमारे पास टोटल कितनी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स आ गई थी, 16,500 प्रोटीन थी जिनकी स्ट्रक्चर हमें पता चल चुकी थी। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फोर्स प्रिडिक्ट अनदर 16,000 नॉवल सीक्वेंस नीडेड फॉर 90% कवरेज। अब वो कहते हैं कि ये जो 16,500 प्रोटीन है ना, इनकी स्ट्रक्चर हमारे पास नॉन है, ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स है 1600 और ऐसी होंगी जिनकी स्ट्रक्चर हमारे पास मालूम नहीं होगी, उनके सीक्वेंस नॉवल होंगे। उन 16,000 को इन 16,000 से जब कंपेयर करेंगे तो जो अननोन वाली 16,000 हैं उनकी भी स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऑफ द 2300 स्ट्रक्चर 2300 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिपॉजिट हो चुकी हैं 2000 में, यानी हमने डेटाबेसेस ऑनलाइन टूल्स में इनको डिपॉजिट किया है, जमा करवाया है। Overall goal directly solve enough structure directly to be able to computationally model our future proteins। वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में ये प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करें। जितनी ज़्यादा प्रोटीन फाइंड की स्ट्रक्चर फाइंड होकर हमारे डेटाबेसेस में स्टोर होगी, आने वाली फ्यूचर जो प्रोटीन्स होंगी उनके मॉडल्स बनाना, यानी उनकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना हमारे लिए कंप्यूटेशनली उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोटीन डोमेन स्ट्रक्चर क्लियरली रिकॉग्नाइज पोर्शन ऑफ ए प्रोटीन दैट फॉल्स इन ए डिफाइंड स्ट्रक्चर। अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन करें व्हाट इज़ ए प्रोटीन डोमेन, तो एक हमारे पास प्रोटीन है, उसका एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड इस तरह स्ट्रैंड है। इस पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड में ये जो बना हुआ है प्रोटीन का, इसमें कोई एक रीजन ऐसा होगा जो क्या होगा, सेल्फ स्टेबल होगा, ठीक है, और वो फोल्ड भी इंडिपेंडेंटली होगा, यानी इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, खुद ही फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वो रिकॉग्नाइजेबल पोर्शन होगा इस पूरे प्रोटीन स्ट्रक्चर में जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसकी खूबियों के बेस पे, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन डोमेन, ठीक है। तो डज नॉट हैव टू बी सेम एज द डोमेन्स वी हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड विद CDD RBC प्रोटीन्स आर एन एग्जाम्पल। तो जो ये RBSB जो प्रोटीन्स है ये एग्जाम्पल है प्रोटीन्स डोमेन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन डोमेन के अपने जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर। अगर हमने प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास प्रोटीन की मुख्तलिफ फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स क्या होती है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरह राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती हैं, तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन्स की, ये हमें अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में इस तरह कर्व फॉर्म में नज़र आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा शीट। बीटा शीट जो होती हैं ये बीटा स्ट्रैंड ऑफ जो हमारे पास प्रोटीन्स के है ना उनके मैनर पर मुश्तमिल होती हैं, उनके अल्फ़ा और बीटा स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन ये जो होती है बीटा स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल होती है, ये इस तरह जिग जैग मैनर पे मुश्तमिल होती है। ये इस तरह होगी, फिर इस तरह इसका एक पोर्शन बनेगा, फिर इस तरह इसका दूसरा पोर्शन, फिर इस तरह इसका तीसरा, ये जिग जैग मैनर में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। नेक्स्ट हमारे फोल्ड्स और मोटिव्स किसको कहते हैं, फोल्ड और मोटिव्स भी उसी को कहते हैं जो बेसिकली डोमेन होती है। हमने पढ़ा है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड है उसमें जो डोमेन होती है वो खुद को फोल्ड कर लेती है, फोल्ड करती है, वही डोमेन एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूज़ होती है पूरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। यानी अगर हमने पूरी प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़नी है तो उसकी डोमेन को हम स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं एक
प्रोटीन के अंदर कितनी डोमेन्स हैं उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे। अब एक प्रोटीन है, उसकी स्ट्रक्चर अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसकी अल्फ़ा स्ट्रक्चर भी है, उसकी बीटा शीट भी स्ट्रक्चर भी है, तो हम देखेंगे कि एक प्रोटीन में जो फोल्ड है या डोमेन्स है उसमें कितनी अल्फ़ा स्ट्रक्चर है और कितनी बीटा स्ट्रक्चर मौजूद है। हाउ दीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं अल्फ़ा और बीटा हेलिक्स, ये आपस में फोल्ड होकर एक बहुत ही कम्प्लेक्स लेवल के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी अल्फ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलिक्स टर्न हेलिक्स, यानी ये आपस में फोल्ड हो जाती हैं और एक टर्न बना देती हैं जिसमें हेलिक्स एक दूसरे के ऊपर ही टर्न हुए होते हैं। डिटर्मिन द स्ट्रक्चर ऑफ नियरली ऑल फोल्ड इन द गोल ऑफ द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर बायोलॉजी का मेन गोल क्या है कि हमें तमाम की तमाम जो प्रोटीन्स हैं उनकी फोल्डेड स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को फोल्ड करके उसकी स्टेबल स्ट्रक्चर हासिल करना बहुत मुश्किल है और मोस्टली हम लोग ये चाहते हैं कि प्रोटीन को फोल्ड करके उसकी स्ट्रक्चर को डिटर्मिन कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास जो है एक तकनीक यूज़ हो रही है यहाँ पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मैंने पहले भी ये आपको बताया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, जिसमें हम प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स को ठीक है रिपीटेटिव मैनर में एक्सरे गिरा कर देख सकते हैं। मेक अ क्रिस्टल्स ऑफ योर प्रोटीन। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोटीन के क्रिस्टल्स बना लेने हैं। उन क्रिस्टल्स का साइज़ कितना होना चाहिए, 0.3 to 1.09 मिलीमीटर। ये आपके MCQs में आ सकता है, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में प्रोटीन का साइज़ कितने मिलीमीटर में होना चाहिए, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक ऑर्डर और रिपीटिंग पैटर्न में होनी चाहिए, यानी जितनी भी प्रोटीन्स हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में स्टडी करेंगे उनकी एक तरतीब होनी चाहिए, वो तरतीब से लाइन हुई हुई हो। एक्सरे बीम जो होगी वो एम्ड एट क्रिस्टल, एक्सरे बीम जो होगी वो हम प्रोटीन के क्रिस्टल के ऊपर गिराएंगे। इस तकनीक में अगर हमारे पास ये प्रोटीन है इसके ऊपर हम यहाँ से बीम निकाल के एक्सरे की इसके ऊपर गिराएंगे। स्ट्रक्चर इज डिटरमिन फ्रॉम द डिफ्रैक्शन डेटा। यहाँ से जब एक्सरे इसके ऊपर टकराएगी प्रोटीन के ऊपर, ये टकरा के जब वापस आएगी तो ये कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन देगी जो हमारी मशीनरी बताएगी। उस मशीनरी से के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तकनीक है फॉर द स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन डिटरमिन ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।